हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज हम बेसिकली कवर करेंगे कि रदरफोर्ड का हमने देख लिया था थर्ड लेक्चर में कि रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स क्या थे, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक्स क्या थे। वो बेसिकली स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं समझा पाए थे। दूसरी चीज, वो स्पेक्ट्रा के बारे में नहीं बता पाए थे और हाइपर फाइन लाइन स्ट्रक्चर्स के बारे में वो कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे। ठीक है, अब देखो एक बार हम देख लेते हैं कि रदरफोर्ड का बेसिकली एटॉमिक मॉडल था क्या। उन्होंने बोला था न्यूक्लियस की उन्होंने डिस्कवरी कर ली थी और उन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे रिवॉल्व करेंगे कहां पर, चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करेंगे। ये बात उन्होंने बता दी थी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई थी। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने डाल दिए। ठीक है, अब एक चीज थी यहां पर, अब बेसिकली ये चीज तो हो गई, लेकिन अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, क्लासिकल मैक्सवेल थ्योरी, यहां पर अगर देखा जाए कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं, तो मैक्सवेल ने बोला था कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है और वो एक्सेलरेट करेगा तो अपनी वो एनर्जी को क्या करेगा, लूज करेगा। और एनर्जी जब लूज करेगा तो बेसिकली जो इसका मॉडल है वो किस तरीके से आ जाएगा, जो एक इलेक्ट्रॉन हम पिकअप करते हैं यहां से, और ये एक इलेक्ट्रॉन जब ये आएगा तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अपनी एनर्जी डिसिपेट करेगा और डिसिपेट करने के बाद ये सरकमफ्रेंस छोटा करने लगेगा और सरकमफ्रेंस छोटा करके इट फाइनली सिंक इनटू द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में सिंक हो जाएगा। बात क्लियर हो रही। तो ये था हमारा रदरफोर्ड का ड्रॉबैक। इन्होंने रदरफोर्ड का मॉडल ये बताया था, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, और ये हमारा निकल आया इसका ड्रॉबैक, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इतनी बात क्लियर हो गई होगी तुम लोगों को। ठीक है, अब बेसिकली हम देखें कि यहां पर देखो कोई भी एक फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं है। अभी हम देखेंगे कि फिक्स्ड ऑर्बिट बताई गई थी। तो अब हम जब बोर मॉडल पे आते हैं तो बोर मॉडल के जो एटॉमिक मॉडल बना उसमें काफी लोगों का हाथ था। वो बोर अकेले नहीं थे जिन्होंने मॉडल को बता पाया, उसमें काफी लोगों की सोच जुड़ी हुई थी। वो एक कॉम्बिनेशन था उस एटम का। ठीक है, अब उस एटॉमिक मॉडल का एक कॉम्बिनेशन था। हम देखते हैं आगे इसको। देखो बेसिकली यहां पर आ गई थी वेव थ्योरी। जब हम बोर मॉडल की बात करते हैं तो यहां पर वेव नेचर भी इन्होंने डाल दिया था। तभी हम स्पेक्ट्रम के बारे में हम समझ पाएंगे, हाइपर फाइन लाइन स्ट्रक्चर के बारे में आगे बताया था। तो तभी ये चीज बता पाएंगे जब हम एक वेव नेचर को यहां पर डालेंगे। और वेव नेचर यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है। वेव नेचर आया कैसे? सबसे पहले डी ब्रोगली नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि अगर कोई मैटर है और वो मैटर बहुत ज्यादा स्पीड में जा रहा है, चल रहा है, तो उसमें वेव कैरेक्टर होगा, होगा ही होगा। हम आपको इस तरीके से समझा सकते हैं कि एक पार्टिकल, एक कोई मैटर है, वो मैटर में वेव नेचर और पार्टिकल नेचर कैसे डिपेंडेंट करता है। एक एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर कोई ये बड़ा पार्टिकल है और ये छोटा पार्टिकल है, इसको हम स्पीडली अगर भेजें, ठीक है, स्पीडली भेजें, तो इसका जो वेव नेचर है वो वेव नेचर थोड़ा कम आएगा और इसका वेव नेचर थोड़ा ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि मैटर जो है, मास जो है, वो मास की वजह से जो वेव नेचर है वो कम हो जाता है। जितना कोई सब्सटेंस के पास, कोई पार्टिकल के पास मास होगा उतना वेव नेचर कम होगा, जितना मास कम होगा उतना वेव नेचर ज्यादा होगा। जैसे हम बात कर लें आपसे, आपने बचपन में वो खेला होगा खेल कि तालाब है किनारे और हम एक पतली सी पत्थर लेते हैं, जो घड़े की पतली सी प्लेट होती है, उसको काट के हम पत्थर लेते हैं। वो हम जब फेंकते हैं स्पीडली तो वो काफी ज्यादा 2-3 जंप मार के वो गिरती है। तो बेसिकली वो एक वेव नेचर बनाती है, ऐसे गई नीचे फिर आई फिर नीचे गई, तो ये एक वेव नेचर हो गया। ठीक है, अगर वहीं पर अगर हमने थोड़ा सा बड़ा सा ले लेते तो वो हम उस तरीके से फेंकते तो वहां पर वेव नहीं बनती।
तो यहां पर ये पता चल गया कि हम वो डिजाइन, वो हमें मैटर को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके जब हम करते हैं तो वो हमारा वेव नेचर शो करता है। मतलब कंपोजिट फॉर्म में मैटर नहीं होना चाहिए। तो जितना ज्यादा अगर पार्टिकल कम है, पार्टिकल में मैटर कम है, मास कम है, वहां पर वेव नेचर ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अब वेव नेचर जैसे हम लोग जैसे बड़े पार्टिकल है, हम लोग जैसे बड़े पार्टिकल में वेव नेचर कम होता है। अर्थ हो गई तो उसमें वेव नेचर बहुत ही कम हो जाता है। तो एक सेलेस्टियल बॉडीज, एक हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स में वो सारी चीजें आती हैं। सोलर सिस्टम की बात करते हैं, प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, ठीक है, मीटरॉइड्स, ये सारी चीज जब हम बड़े लेवल पे देखते हैं, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं, तो ये सारी चीज आ जाती है एक क्लासिकल में। मतलब यहां पर पार्टिकल नेचर आ जाता है। जैसे हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मास होता है कम, वेव नेचर वहां डोमिनेटेड हो जाता है। वही चीज यहां पर अप्लाई होती है जब इलेक्ट्रॉन का मास काफी ज्यादा कम होता है, यहां पर वेव नेचर ज्यादा सुपर डोमिनेट हो जाता है। तो अब हम उसको पढ़ते हैं, कुछ चीजें हम आपको स्टार्ट करते हैं। बोर मॉडल को समझाने से पहले हमें कुछ चीजें समझनी होंगी, कुछ टर्म्स समझने होंगे, वो टर्म्स हम समझते हैं। स्टार्टिंग करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, देखो बेसिकली जो वेव्स की बात करें, वेव्स क्या होती हैं? वेव्स एक एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है। वो एक कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में जा रही है। तो एक हमारा, जैसे हमने एक फंक्शन मान लिया, कोई फंक्शन है हमारा एफ एक्स, वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। वो टाइम के साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इसी टाइप से ये हमारा वेव आ जाती है कि वो क्या हो जाता है, टाइम के साथ हमारी ये चेंज होती है। ये हमने एक साइनसोइडल वेव का एग्जांपल ले लिया। तो टाइम के साथ इसका चेंज होना, दैट इज कॉल्ड द पीरियोडिक चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेव। तो एक पीरियोडिक चेंज हमको दिखता है। ठीक है, हम कुछ भी वेव्स ले सकते हैं। फिर यहां पर हम ट्राइंगुलर वेव्स ले सकते हैं, हम स्क्वायर वेव्स ले सकते हैं, स्क्वायर वेव्स हमारी आ जाती हैं। सारी चीज तुम लोग पढ़ोगे आगे वेव चैप्टर में, फिजिक्स में। तो हमें बेसिकली हमें समझना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। तो हमें ये एग्जांपल्स हमें अभी नहीं देखने हैं। तो वेव बेसिकली क्या है? एक पीरियोडिक चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो यहां पर, जब हम देखेंगे यहां पर कि कुछ टर्म समझने होंगे हमें वेव्स के। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या है? यहां पर हमें वेव तो क्लियर हो गया। अब इलेक्ट्रो मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक से आया है, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक टर्म से आया है। तो यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम वेव्स के कुछ टर्म समझते हैं, फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में जाते हैं। तो देखो जैसे ये ऊपर की जो हाई पीक होती है ना वेव की, इनको बोलते हैं क्रेस्ट। क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। और जो नीचे वाली पीक होती है इनको बोलते हैं ट्रफ। क्या बोलते हैं? ट्रफ। तो अगर दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है कोई भी वेव की, उसको बोलते हैं वेवलेंथ। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। बात क्लियर हो गई? तो द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, मतलब पड़ोसी के, आगे वाला क्रेस्ट नहीं लेंगे, बगल के पड़ोसी क्रेस्ट लेंगे, तो उसके बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। हम नीचे की भी ले सकते हैं, दैट इज ट्रफ। टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी क्या हो जाएगी? लैम्डा, दैट इज वेवलेंथ। अब हम समझते हैं कि ये क्या होता है, ये ऊंचाई को क्या बोलते हैं? जितना पीक वो लेती है एक हमारी ओरिजिन पॉइंट से, वो जितना उछाल लेती है, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इसको हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। बात क्लियर हो गई? ये हमें कुछ टर्म समझने थे। अब बेसिकली एक आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगा? फ्रीक्वेंसी मतलब हाउ फ्रीक्वेंट दैट वेव ट्रैवल, मतलब कितनी जल्दी वो वेव ट्रैवल करती है। मतलब अगर हम बात कर लें कि ये हमारा कुछ टाइम ले लिया हमने 5 सेकेंड, ठीक है, तो यहां पर ये इस तरीके से 5 सेकेंड में इतना ट्रैवल किया और एक वेव ने इतना ट्रैवल किया। तो 5 सेकेंड में इसके काफी क्रस्ट और ट्रफ बन गए, इसके एक ही 2 क्रस्ट और ट्रफ बने। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यहां पर इसकी वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ तो बढ़ गई और इसकी वेवलेंथ यहां पर कम हो गई। तो लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, मतलब नंबर ऑफ साइकिल्स जो है वो बढ़ गई पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम
जब नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ जाती हैं तो उनको हम बोल देते हैं इसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंट वेव। तो नंबर ऑफ, इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम। तो इसको बोल देंगे हम क्या, फ्रीक्वेंसी बोल देंगे, क्या बोल देंगे, फ्रीक्वेंसी। इतनी बात क्लियर हो गई। इसकी जो यूनिट हो जाती है वो हो जाती है हर्ट्ज। क्या हो जाती है, हर्ट्ज। अगर हम बोलते हैं कि ये हमारा बेसिकली फ्रीक्वेंसी जो डिनोटेड होती है दैट इज डिनोटेड बाय न्यू। न्यू हमारा क्या हो जाएगा, 1/t। इसकी दूसरी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी दूसरी यूनिट हो जाती है, तो इसकी जो हम यूनिट देख लेंगे तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, 1/t की क्या हो जाती है, सेकंड इनवर्स। ठीक है, और इसको हर्ट्ज भी बोल देते हैं। क्या बोल देंगे, हर्ट्ज। बात क्लियर होगी, ठीक है। तो ये चीज हमारी होगी फ्रीक्वेंसी। अब जो वेवलेंथ हमने देखी थी, तो वेवलेंथ की यूनिट क्या हो जाती है, सेंटीमीटर। लेंथ की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर, क्योंकि हम देखते हैं छोटी वेव्स में तो हम सेंटीमीटर में लेंगे। ठीक है, माइक्रोमीटर, ठीक है, मीटर थोड़ी बड़ी वेव्स हो जाती हैं। ठीक है, मीटर वाली वेव्स हमारी रेडियो वेव्स होती हैं। अभी हम बताएंगे वेव्स हमारी कितने टाइप की होती है अकॉर्डिंग टू रेंज। अब हम बेसिकली बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, मतलब कितना वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो कितना ज्यादा ये मैक्सिमम डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लाइन या ओरिजिन लाइन, फ्रॉम इट्स ओरिजिन लाइन। ठीक है, टुवार्ड्स एक्सिस बोल दो, कोई भी एक्सिस ले लेंगे हम जिसके अलोंग वेव चल रही है, टुवार्ड्स एक्सिस। बात क्लियर हो गई। तो ये टर्म्स हमें समझनी थी कुछ। पहली हमारी फ्रीक्वेंसी, ये हमारा एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है, और हमारी वेवलेंथ, ये हमारी वेवलेंथ हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो अब ये चीजें तुम्हें कुछ समझनी थी, तो पहली ये हो गई, सेकंड ये हो गई, और थर्ड ये हो गई। हमने डेफिनेशन बता दी थी तो उसको लिख लेना। ठीक है, सारी चीज हम लिखवाएंगे नहीं, तो आप लिख लेना, जो भी हम नोट करें तो उसको पॉज करके लिख लिया करो। इतनी बात क्लियर हो गई, ओके। तो अब देखो, हमें वेव्स के बारे में कुछ चीजें समझनी थी, तो हमने वेव्स के बारे में चीजें समझ ली। अब देखो, यहां एक टर्म आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, इन दोनों में चीज समझते हैं। देखो, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक का सबसे पहले टर्म समझते हैं। तो इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक में अंतर क्या है, क्या मिलकर ये वेव्स बनाती हैं। देखो, जब हमारी ये वाई एक्सिस पे या परपेंडिकुलर मान लो, तो वाई एक्सिस पे हमारी ऐसे मैग्नेटिक वेव्स चल रही हैं। ठीक है, और यहां पर चल रही है हमारी कौन सी, इलेक्ट्रिक वेव्स। ठीक है, ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक वेव्स। तो जब दोनों के कॉम्बिनेशन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक हमारी वेव्स जनरेट होती हैं। ठीक है, ये हम अलग अलग तोड़ के बता दिए, पोलराइज करके। बेसिकली अगर ये इस तरीके से हम कॉम्बाइन कर देंगे तो ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस में, और एक क्या हो जाएगी हमारी वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस में कैसे हो जाएगी, ऐसे। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी वाई एक्सिस में, ऐसे इसको नोट कर लेंगे। तो देखो, बेसिकली हम ऐसे बता सकते हैं, आप ऐसे देख सकते हो। ठीक है, देखो, ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे बेसिकली हम कैसे बता देंगे, जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर होनी है, तो इसको हम जेड मान लिया, तो वाई एक्सिस कैसे होगी, ये वाली जाएगी, तो ये वाली एक्सिस में कैसे आएगी, ऐसे। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक हमारी परपेंडिकुलर ऐसी जा रही है हॉरिजॉन्टल, एक हमारी परपेंडिकुलर जा रही है, तो इन पूरा समेशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, अब आता है टर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। रेडिएशन और वेव्स में अंतर क्या है। वेव्स की डेफिनेशन हम बता चुके, कैसे क्या होती है वेव। रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन एक है मतलब फॉर्म कि किस तरीके से कोई एनर्जी ट्रैवल करती है। तो एक टर्म उसका है, एक टाइप है, दैट इज रेडिएशन। एनर्जी हमारी तीन तरीके से फ्लो होती है, बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन एंड बाय रेडिएशन।
कंडक्शन में बेसिकली क्या होता है कि हमें एक परमानेंट मीडियम चाहिए होता है। जैसे हमने ये रॉड ले ली और यहां पे आपने गर्म किया, ठीक है, यहां हीट जल रही है, ठीक है, यहां आपने गर्म किया तो धीरे धीरे कंडक्टर के थ्रू यहां पर ये हीट फ्लो होगी। यहां पर आप जैसे पकड़े हो हाथ से तो यहां भी धीरे धीरे हीट फ्लो होगी और यहां भी क्या हो जाएगा, हॉटनेस आ जाएगी, मतलब हीट फ्लो होने लगेगी टुवर्ड्स योर हैंड। तो दैट इज कॉल्ड कंडक्शन। ये एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर के थ्रू हमारा ये कंडक्शन मेथड से हीट फ्लो होगी। दूसरा है कन्वेक्शन। अगर आप ये यहां पर आग जलाए हो, जैसे सर्दियों में आग जलाते हो और दूर आप बैठे हो, ठीक है, दूर आप बैठे हो, तो यहां पर जब आप हाथ करते हो ऐसे, तो यहां पर मीडियम की तरह, एयर एक मीडियम है, तो यहां मीडियम की तरह जो हीट फ्लो हो रही है दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन की तरह हमारी हीट फ्लो हो रही है। एक हमारा होता है रेडिएशन, थर्ड टर्म इज रेडिएशन। तो रेडिएशन में क्या है, जैसे हमारा ये सूरज है, ठीक है, तो सूरज से ये हमारा अर्थ है, अर्थ का गोला, तो अब अर्थ में हम खड़े हैं यहां पर। अब यहां पर ये 20, 30, 50 किलोमीटर तक मीडियम है, बीच में तो वैक्यूम है, तो जो रेज आ रही है ये बिना मीडियम के थ्रू आ रही है, मतलब इनको मीडियम की जरूरत नहीं है, तो रेडिएशंस के थ्रू आ रही है, ये रेडिएशंस कहलाती हैं। रेडिएशंस वो फॉर्म है मीडियम हीट ट्रैवल का या हीट फ्लो का, जहां पर क्या होता है कि जरूरत नहीं होती है मीडियम की हमको, यहां पर मीडियम की हमको कोई जरूरत नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड रेडिएशन, मतलब यहां पर हमें कोई जरूरत नहीं है मीडियम की। तो रेडिएशन हीट फ्लो इन विच मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड, जिसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो वो हमारा रेडिएशन कहलाता है। बात क्लियर हो गई? तो जो सन के थ्रू हमें एनर्जी मिलती है दैट इज कॉल्ड रेडिएशंस, दैट इज कॉल्ड रेडिएशंस। तो इसको हम बोल देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमारी वेव्स हो सकती हैं और कुछ वेव्स हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी हो सकती है, मतलब वेव हमारी रेडिएशन भी हो सकती है और रेडिएशन हमारी वेव भी हो सकती है, बट नॉट ऑल इन ऑल वेव्स आर नॉट रेडिएशन एंड ऑल रेडिएशन आर नॉट वेव्स। रेडिएशन बेसिकली क्या है, एक वेव्स के फॉर्म में चलना, मतलब हीट फ्लो हो रही है, ठीक है, किसी चीज का चलना, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। तो अब वो रेडिएशन मतलब जिसमें मीडियम रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अब वो पार्टिकल के बेसिस पे भी चल सकती है और वेव्स के थ्रू भी चल सकती है। तो यहां पर वो रेडिएशन वेव के थ्रू चल रही है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव के थ्रू चलती है, तो हम उसको बोल देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर वो पार्टिकल के थ्रू चल रही है तो वो रेडिएशन हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल्स भी कहलाती हैं। अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पार्टिकल के बेसिस चलती है तो उसको हम सिंपल रेडिएशन बोल देते हैं। बात इतनी सी क्लियर हो गई होगी आपको? ठीक है, तो ये टर्म्स थी हमें समझनी थी रेडिएशंस और वेव्स में। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख दिया करो, ठीक है, और पूछ लिया करो, कोई टर्म समझना हो स्पेशली, और कोई अगर टॉपिक समझना हो तो वो भी पूछ लिया करो, ठीक है, उसमें कमेंट में डाल दिया करो। तो हमने पार्टिकल नेचर और वेव नेचर में बता दिया कि किस तरीके से वो वेरी होता है विद रिस्पेक्ट टू दैट मास ऑफ दैट मटेरियल, तो वो मैटर वेव्स कहलाती हैं, जो डी ब्रोगली ने बोला था। अब एक चीज थी जो हमारी सोर्स देखना है हमें कि बेसिकली हमारी कितने टाइप्स की रेडियो वेव्स होती हैं। जब हम वेवलेंथ को वेरी करते हैं तो रेडियो वेव्स जो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो हमारी रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, आईआर, ये इंफ्रारेड रेडिएशंस, विजिबल रेडिएशंस, यूवी रेडिएशंस एंड गामा रेडिएशंस। इसके बाद जो बिल्कुल इनकी वेवलेंथ हमारी बहुत कम होती है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, उनको बोलते हैं कॉस्मिक रेस, जो स्पेस में ट्रैवल करती हैं। अब जो रेडियो वेव्स की बात करते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट रेस होती हैं, सबसे लॉन्गेस्ट वेव्स होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में। ये सारी EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की रेंज में आती है अकॉर्डिंग टू दैट लैम्डा, ये लैम्डा की रेंज है। हम इसको इस तरीके से देख लेते हैं। जो हमारी विजिबल रेंज है वो हमारी है विबग्यो। विबग्यो में हमारे क्या रहते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। विजिबल में हमारी आती कौन सी रेंज है, 400 टू 700 नैनोमीटर, ये हमारी रेंज आती है। अब जो आर के बाद आती है इसको बोलते हैं इंफ्रारेड, ये ऊपर वाली चली आती है सारी। इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, और इससे पहले जो आती हैं वायलेट के पहले, उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट, यूवी रेज। आर के बाद आईआर, इंफ्रारेड, और वी से पहले, वायलेट से पहले अल्ट्रा वायलेट, तो ये नीचे आ जाती है। हमारी
इस तरफ वाली सारी हमारी लो वेवलेंथ थी, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स, और ये हमारी लो फ्रीक्वेंसी वेव्स मतलब हाई वेवलेंथ वाली। तो इस तरीके से हम इसको देख लेंगे। अब हम बेसिकली बात कर रहे थे कि बोर के एटॉमिक मॉडल की। तो बोर का जो मॉडल था, बोर ने जो मॉडल दिया था बेसिकली इसी से मिलता जुलता था। किससे? सोलर सिस्टम से। क्या बोला था इन्होंने? देखो, जैसे रदरफोर्ड ने बात की थी कि हमारा ये न्यूक्लियस है और ये हमारा इस तरीके से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। यहां पर कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं थी, ये हमारी डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं थी, लेकिन यहां पर बोर ने ये बोल दिया, यहां पर रदरफोर्ड का था, ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब बोर ने क्या बोल दिया? बोर ने ये बोल दिया कि सर, क्योंकि ये इन्हीं के स्टूडेंट्स थे, तो उन्होंने बोला सर ये हमारी ना डिस्क्रीट एक ऑर्बिट होंगी, उनमें रिवॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? इनकी डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होंगी, जो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड ऑर्बिट्स होंगी, उसमें ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे बेसिकली। तो ये डिस्क्रीट जो ऑर्बिट थी वो क्या फॉलो करती थी? वो ये रूल्स फॉलो करती थी। तो हमारा MVR मतलब एंगुलर मोमेंटम है वो NH/2π के फॉर्म में हो, मतलब इसके बराबर हो। n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। ठीक है। अब जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। अब जब ये सर्कुलर काम करता है तो इसमें एक R आ जाता है, इसको बोलते हैं MVR, रेडियस काम करने लगती है, इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, एंगल बना के घूमने लगता है। तो जब L बराबर हमारा क्या हो जाएगा? NH/2π, ये चीज फॉलो करेगी, और जो N आएगा इसमें वो एक इंटीजर होगा, 1 2 3 4 5, तो वो हमारा ये ऑर्बिट हमारी फिक्स होंगी। अब बेसिकली क्या है कि जब हमारा ये हमारी 1 से जब 2 में इलेक्ट्रॉन्स जंप करेगा तो ये एनर्जी क्या करेगा? गेन करेगा, मतलब यहां पर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा शो करेगा। अब यहां पर आ गया स्पेक्ट्रा वाली चीज, यहां पर स्पेक्ट्रा नहीं शो हो रहा था, यहां पर आ गया स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो एनर्जी को जब हम प्लेट करते हैं, फॉर्म करते हैं, कहीं ड्रॉ करते हैं, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रा, एनर्जी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड स्पेक्ट्रा। अब जब ये वापस अपनी लो एनर्जी में जाएगा तो एनर्जी ये इमिट करेगा, तो इमिशन और एब्जॉर्प्शन टाइप के स्पेक्ट्रा इसमें फॉर्म हो जाएंगे। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे, अभी इसको लिख सकते हो बेसिकली। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, इसको लिखना है तो लिख लो। तो यहां पर जब हम वेव और पार्टिकल दोनों की बात कर रहे थे, तो जब हम मैक्सवेल ने बताया था कि जब हमारा कोई चार्ज पार्टिकल है वो एक्सेलरेट करेगा तो एनर्जी क्या करेगा? वो डिसिपेट करेगा। ठीक है, तो यहां पर वेव नेचर तो आ गया। तो वेव नेचर के बेसिस पे कुछ चीजें तो शो हो रही थी, जैसे फिजिक्स में इंटरफ्रेंस हमारा बता दिया था, डिफ्रैक्शन बता दिया था, लेकिन कुछ चीजें अभी भी नहीं सॉल्व हो रही थी। तो यहां पर जैसे हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो कि हम अभी पढ़ेंगे, तो ये चीजें डिफाइन नहीं हो पा रही थी इस वेव नेचर के थ्रू। ठीक है, तो यहां पर पार्टिकल नेचर काम कर रहा था, यहां पर कर्पसल्स थ्योरी काम कर रही थी। कर्पसल्स का मतलब होता है पार्टिकल थ्योरी। तो बेसिकली अब यहां पर ये चीज वैलिड हो रही थी कि जो हमने अभी बताया था तुमको कि इसमें जो बोर मॉडल ने बताया था कि किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, ये NH/2π है। तो यहां पर जो H आया था दैट इज कॉल्ड प्लांक कांस्टेंट, ये बात की चीज है जो हमने अभी बता दी तुमको। तो फिर जब मैक्सवेल हमारे फेल हो गए, हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं बता पाए, वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन अपने हिसाब से नहीं बता पाए जो वेव फॉर्म वो बता रहे थे, तो यहां पर फिर मैक्स प्लांक ने हमारा 1901 में उन्होंने एक क्वांटम थ्योरी दी, इसको बोलते हैं प्लांक क्वांटम थ्योरी। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में क्या है? क्वांटम का बेसिकली मतलब होता है पैकेट्स, मतलब एक पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, पैकेट्स मतलब जैसे इन्होंने बोल दिया था कि एनर्जी जो है वो एनर्जी इज इक्वल टू NE, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमारे n के मल्टीपल में होगी। ये हो जाता है एक क्वांटम। क्वांटम का मतलब होता है पैकेट।
जिसको प्लूरल में बोलते हैं क्वांटा, तो इसको बोलते हैं पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी या एनर्जी के पैकेट्स। तो जब हम लाइट एनर्जी की बात करते हैं तो लाइट एनर्जी में इसी चीज को बोलते हैं फोटोन, लाइट के पैकेट्स या लाइट के पार्टिकल्स को बोलते हैं हम फोटोन। और जब हम थर्मल की बात करते हैं, हीट के पार्टिकल की, हीट के पार्टिकल को बोलते हैं हम फोनोन, हीट के पार्टिकल को क्या बोलते हैं, फोनोन। ये लिख लेना, हीट के पैकेट्स या हीट पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों चीज वैलिड हो रही थी, मतलब वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी, मतलब इलेक्ट्रॉन डुअल बिहेवियर शो कर रहा था, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। तो अब यहां पर जो E इक्वल टू एन ही है, यहां पर ये चीज आई और n इक्वल टू क्या हो गया, यहां पर ये हमारा इंटीजर फॉर्म हो गया। क्या हो गया, इंटीजर फॉर्म। क्लियर हो गई बात। तो यहां पर हमने एक नेक्स्ट पॉइंट में हमने देख लिया था कि E इक्वल टू यहां पर h न्यू भी है। h न्यू हमारा क्या हो गया, एक पैकेट हो गया, इसको हम एक फोटोन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, फोटोन। तो ये E इक्वल्स टू एन एच न्यू भी हो जाएगा। एन मतलब नंबर ऑफ जो होंगे, एक फोटोन का पैकेट, दो फोटोन का पैकेट, तीन फोटोन का पैकेट। तो ये हमारा बेसिकली फोटोन की एनर्जी हो गई एच न्यू। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पार्टिकल। अब जब हम बात कर रहे थे न्यू, न्यू क्या हो गया, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, न्यू बराबर हमारा क्या हो गया, न्यू इज इक्वल्स टू C अपॉन लैम्डा। क्या हो गया, C अपॉन लैम्डा। तो यहां पर वैल्यू रख सकते हो, तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू एन एच सी अपॉन लैम्डा। ये हमारी बेसिकली हो गई एनर्जी। यहां पर हम बात करें H की वैल्यू कितनी है, 6.64 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। ये वैल्यू लिख लेना, इंटू जूल इंटू सेकेंड। क्लियर होगी बात की नहीं, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो, ये हमारे पॉइंट्स हो गए। मतलब जो हमारी एनर्जी के पैकेट्स होंगे वो एच न्यू के फॉर्म में होंगे, 1h न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू, मतलब ये टाइप के पार्टिकल्स हो गए। पैकेट्स मतलब बंडल्स ऑफ एनर्जी या पार्टिकल्स। क्लियर होगी बात, ठीक है, इसको लिख लो। तो हमने यहां पर बात की थी कि हमारी जो E है वो हमारी E क्या है, एन एच न्यू। अब यहां पर हम बोर की बात करें, बोर में जो पहली ऑर्बिट होगी उसकी होगी 1h न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू, 4h न्यू मान ले रहे। तो जब हमारा जब डेल्टा E आएगा तो यहां पर डेल्टा n आ जाएगा। n मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट्स भी बोल सकते हो, और h न्यू। बात क्लियर हो रही। तो जब डेल्टा E हमारा आएगा इस तरीके से देख सकते हो, h न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू, 4h न्यू। तो इस तरीके से ये एनर्जी हमारी क्या करेगा, एक बंधी हुई पैकेट्स के फॉर्म में होगा। तो अगर हम बात करें, मैंने अभी बताया था कि जब हमारी लो एनर्जी से हाई एनर्जी ऑर्बिट में आता है तो एनर्जी क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा। तो यहां पर डेल्टा ई निकालकर हम चीजें निकाल सकते हैं। और जब ये हाई एनर्जी टू लो एनर्जी जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा, ये एमिट करेगा। इसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहां पर ये देख लिया कि एनर्जी हमारी क्या है, फोटोन की h न्यू के बराबर, जो कि प्लैंक कांस्टेंट और उसकी फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल है। हम बेसिकली आपको ये बता दें कि जो फोटोन है वो फोटोन हमारा मासलेस पार्टिकल है, उसमें कोई मास नहीं है, ठीक है। अब ये पैकेट्स के फॉर्म में आता है। इसकी ये प्रॉपर्टी जानने के लिए हम देखेंगे कुछ इसकी प्रॉपर्टीज, जैसे हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन। हम इन चीजों को जानेंगे, इन चीजों को समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक हमें ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि सारी चीजें। आज हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सारा चीज देख ली, और किस तरीके से बोर मॉडल एम्पलीफाई हो रहा है, किस तरीके से काम करेगा, उसमें क्या चीजें होंगी, वो थोड़ा थोड़ा अभी हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं इसकी आगे कहानी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और हम जानेंगे थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टीज बोर मॉडल में और क्या क्या है, स्पेक्ट्रा डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।